नमस्कार, मैं पुष्कला स्करिया आप सभी प्रेक्षकों को हाईलाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हमारा चर्चा का विषय है डिस्क प्रोलैप्स, जिसके बारे में जानकारी देने के लिए डॉक्टर चंद्रनाथ तिवारी, जो देश के जाने माने डॉक्टरों में से एक है, जो ब्रेन एंड स्पाइन में 25 साल का उनका तजुर्बा है, वो थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए हम डॉक्टर चंद्रनाथ तिवारी से स्लिप डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स का लक्षण, इसका कारण, इसका इलाज और इसे कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में काफी जानकारी लेने के लिए उनसे मिलते हैं। डॉक्टर, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, हाईलाइन सुपर स्पेशलिटी के YouTube चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्क प्रोलैप्स के बारे में। और सर, ये ओबेसिटी की वजह से होती है डिस्क प्रोलैप्स? डिस्क प्रोलैप्स यानी कि हमारी जो स्पाइन है, तो स्पाइन की ऐसी रचना है कि हमारे स्पाइन में वर्टिब्रल बॉडीज होती हैं और इसको मराठी में मनकेन से कर्ड, यानी हिंदी में हम लोग कहते हैं कि स्पाइन के एक एक हड्डियां और एक हड्डी के बीच में गद्दी, ऐसे हड्डी गद्दी ऐसी रचना भगवान ने बनाई, उसको ऐसी एनाटॉमी बनाई है जिससे कि स्पाइन में स्टर्डी यानी स्ट्रेंथ भी हो और साथ में उसमें लचीलापन हो, उसमें कैपेबिलिटी हो कि वो बेंड कर सके, आदमी उसको हिल सके, अपनी लचीलापन स्पाइन का बनाए रखे। सो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर की जिसमें डिस्क होती है, डिस्क जो कि सॉफ्ट पार्ट होता है और वो सॉफ्ट पार्ट जो है वो ऑलवेज मूवमेंट में होता है। जब भी हम कोई हरकत करते हैं स्पाइन की तो वो मूव करता है, उसके अंदर एक हलचल होती है। सो दैट इज द रीजन वाई ये पार्ट जो होता है वो रिलेटिवली वीक होता है एज कम्पेयर टू जो बोनी हार्ड पार्ट। तो जैसे आपने कहा कि ओबेसिटी, तो आप समझिए कि किसी भी चीज को जिसका काम है वेट बेरिंग, उसके ऊपर उसकी जो डिजायर्ड वेट बेरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर वेट डाल दिया जाए और उस वेट के साथ कोई जर्की मूवमेंट कर दिया जाए, या वो गिर पड़े, या उसको कहीं बैक पे कोई झटके के साथ मतलब काम करे, या वो बेंड कर जाए, तो ओबीज पेशेंट्स को, खास करके ओवरवेट पेशेंट्स को वेरी वेरी हाई चांस की उनकी डिस्क बाहर आ सकती। और ये कितने जनों में ये पाया जाता है? ये एक्चुअली काफी कॉमन है ये? हाँ, सो मतलब एक है ना, बिकॉज ओबेसिटी तो काफी कॉमन है। हाँ, सो ओवरवेट ओबेसिटी ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। दैट्स वन थिंग विच इज टेकिंग ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया भी अब उससे अछूता नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया में भी धीरे धीरे ग्रेजुअली बिग नंबर ऑफ पीपल आर ओवरवेट एंड ओबीज। इशू ये है कि अलॉन्ग विथ ओवरवेट एंड ओबेसिटी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जैसे कहावत है कि टिल द टाइम मैन वॉज वॉकिंग एनिमल, स्टैंडिंग एनिमल, है ना, जब वो हंटर था तब उसकी इतनी स्पाइन प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैन सिटिंग एनिमल हो गया, आईटी जॉब्स, सिटिंग जॉब्स, डेस्क जॉब्स, लैपटॉप पे बैठने के जॉब्स, प्रोलॉन्ग सिटिंग आ गई, तो बहुत ज्यादा स्पाइन के प्रॉब्लम बढ़ी। और ये औरतों में होती है ज्यादा कि? सो फ्रैंकली स्पीकिंग, गर्ल्स का जो बॉडी है इट्स मोर फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू गाइज, सो देर इज लेस चांसेस you get more in females. It is more seen in males because they have little rigid body. Second thing, males का outdoor activity बहुत ज्यादा होता है. They are into sports and sometimes they are also into into lot of running behind trains, buses, climbing downstairs, climbing upstairs, lifting weight. Labor class के patient जहाँ पे वो construction site पे काम कर रहे हैं, मतलब एक हेक्टिक एक्टिविटी ज्यादा मेल्स में होती है और उनकी बॉडी थोड़ी रिजिड ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स जिनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, तो वहां पर डिस्क प्रोलैप्स के चांसेस कम होते हैं। और ये एज ग्रुप सर? एज ग्रुप यूजली इट्स अ वेरी, ऐसे कोई एज ग्रुप स्पेसिफिक नहीं है। आई हैव ऑपरेटेड ऑन अ वेरी स्मॉल 12 years kid. She was a gymnast player and like she's gymnast sportsman and she was doing a gymnast practice when she landed up on a bounce and the same time she got a disc prolapse. Still I have operated on 95 years old Parsi lady who again she got a disc prolapse and we tried to conserve her, but unfortunately she did not relieve with her pain, so she opted for surgery and she is doing well. And what are the treatments for this? Is there any surgery or is there any kind of a medicines? So I always say that disc prolapse जो है ना वो 75% to 80% लोगों में it can be managed without surgery. Okay. Yeah. What is the masterly inactivity? Word है masterly inactivity. इंग्लिश का शब्द है, उसका मेरा ये कहना है कि शुद्ध हिंदी शब्दों में कहा जाए कि आप पूर्णतः रेस्ट करें, फुल बेड रेस्ट करें, क्योंकि डिस्क जो है उसमें 75% वाटर का कंपोनेंट है। जैसे ही आप किसी हिस्से को जो आपका दर्द कर रहा है आप उसको पूरा रेस्ट देते हैं तो उसकी पूरी सूजन उतर जाती है और अपने आप डिस्क जो प्रोलैप्स हुआ है वो सिकुड़ के छोटा हो जाता है, नस फ्री हो जाता है। तो मेरे 75-80% पेशेंट को मैं कंजर्वेटिव ट्रायल देता हूं जो अराउंड
मंथ या 1.5 मंथ लास्ट करता है, दे गेट बेटर। सर, ये एक नॉर्मली ये थिंकिंग होती है कि स्पाइन के टूटने के बाद या कोई भी बिकॉज ऑफ द स्पाइन आदमी दोबारा खड़ा नहीं हो सकता, ये नॉर्मल थिंकिंग होती है। तो इसमें आफ्टर द सर्जरी will the person will be able to get back to normal? सो ये बहुत अच्छी लगे। मतलब क्या है ना, मेरे पास सारे पेशेंट जो आते हैं ना, उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि सर एक बार रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करा लिया और या कमर का ऑपरेशन करा लिया हमने, तो फिर हम कभी खड़े हो पाएंगे या हम फिर से उतने मजबूत हो पाएंगे जैसे पहले। तो मैं लोगों से बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूँ, आपकी कोई नर्व नहीं दबी है, आपकी कोई नर्व डैमेज नहीं हुई है, तो डेफिनेटली आप 100% रिजल्ट पाएंगे। आपको उसकी कोई चिंता नहीं करनी कि आप लाइफ टाइम बेड रिडन हो। लेकिन कुछ लोग जो बहुत लेट आते हैं सर्जन के पास, जब उनकी नर्व दब करके डैमेज हो जाती है, जैसे उनको फुट ड्रॉप हो जाता है या उनके पाँव में वीकनेस आ जाती है, पाँव सुन हो जाता है, पाँव से चप्पल सरकने लगती है, उसमें भी सर्जरी करने के बाद एक अच्छा 70 to 80% का तबका होता है जिनका न्यूरो डेफिसिट रिकवर हो जाता है। और इसमें कोई इम्प्लांट लगता है सर? तो दिस सर्जरी 3 टाइप सर्जरी होती है। फर्स्ट सर्जरी होती है जो आजकल हम लोग कर रहे हैं, मिनिमली इन्वेसिव। मैं उसको कहता हूं कि मैं आम जनता को समझाना चाहूंगा कि अगर सिंगल लेवल प्रॉब्लम है लंबर में, सर्वाइकल में, थोरैसिक में, है ना, तो आप सिंगल लेवल प्रॉब्लम के लिए डेफिनेटली गो फॉर मिनिमली इन्वेसिव। वो अच्छा और सेफ ऑप्शन है। कितने दिन पेशेंट सुबह आता है हॉस्पिटल में, एनडीएम, हम उसको ऑपरेट करते हैं और अगले दिन मॉर्निंग वो घर चला जाता है। मतलब 24 आवर्स से मैक्सिमम 48 आवर्स एडमिशन लगता है उसको। और आफ्टर ही रीचेस बैक होम, इज ही बैक टू नॉर्मल? सो बैक टू नॉर्मल बाय 7 days। बाय 7 days। बट सेकेंड स्टेज जो सर्जरी आती है जिसमें मल्टीपल लेवल के प्रॉब्लम होते हैं, नॉट अ सिंगल लेवल, देयर आई एडवाइज पीपल कि खास करके जो मोबिलिटी के सेंटर है, जहां पर बहुत ज्यादा हरकत है स्पाइन में, वहां पे यू डेफिनेटली गो फॉर स्क्रूज एंड प्लेट्स एंड फिक्सेशन। वाई? इफ यू आर ओबीज, यू आर ओवरवेट, आपका प्रॉब्लम मल्टीपल लेवल पे है, एंड डिस्क के प्रॉब्लम के अलावा भी आपको स्पाइनल कैनाल सिनोसिस, इंस्टेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली इम्प्लांट्स के लिए जाएं। आप ये ना सोचें कि इम्प्लांट्स की वजह से आपको कोई नुकसान होगा। इम्प्लांट्स आर देयर टू हेल्प यू। और ये दोबारा रीअकरेंस होता है सर इसका? हाँ, सो देखिए क्या है कि मैंने आपको बताया कि डिस्क सर्जरी एक काफी साल की एक्सपीरियंस और मेहनत और बहुत ट्रेनिंग के बाद बहुत एक्सपर्टीज आती है उसमें। तो इनिशियल डेज में मैंने कई पेशेंट्स को देखा है आजकल जो स्पाइन ऑपरेट करा रहे हैं, 6 months बेटर रहते हैं, उसके बाद उनको फिर से पेन शुरू हो जाता है। सो ये सब में ऐसा होता है कि कई बार जो डिस्क हमने निकाला है, हम लोग उतनी डिस्क निकालते हैं जो कल्प्रिट डिस्क होती है, जो बाहर आई है, जो नस को दबा रही है। तो जो बची हुई डिस्क है कभी कभी वो भी बाहर आ जाती है। तो फर्स्ट थिंग तो वो रीजन होता है फेलियर का, रिकरेंस का। सेकेंड, जैसे कि हमने ऑपरेट किया L4-5 लेवल पे और पता चला कि L3-4 पे भी डिस्क है, L5-S1 पे भी डिस्क है, तो नई डिस्क बाहर आ गई। सो दैट्स द सेकेंड रीजन फॉर फेलियर। एंड थर्ड, अगर पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव लंबर बेल्ट ना पहने या एक्सरसाइज ना करे और अपनी बैक को स्ट्रांग ना करे, अगेन देयर आर चांसेस ऑफ फेलियर। एंड ऑफ कोर्स, मतलब लेट अस नॉट से, कभी कभी सर्जिकल टेक्निक भी कभी गड़बड़ हो जाती है। जो इम्प्लांट्स होते हैं वो इम्प्लांट्स फेलियर हो सकते हैं, सर्जिकल टेक्निक गड़बड़ हो सकती है, जिसकी वजह से भी बैक सर्जरी फेलियर होती है। और ऐसे पेशेंट्स आते रहते हैं, बट उसके अंदर भी वी आर गेटिंग फैंटास्टिक रिजल्ट्स। वी आर डूइंग रीडू सर्जरी 5 to 6 in a month and they are all वेरी हैप्पी। और आपने एकदम सबसे मुश्किल वाला इस पे कोई सर्जरी किया हो? हाँ, सो मतलब मैंने जैसे बताया कि कई बार डिस्क प्रोलैप्स के साथ पेशेंट आता है, उसके बॉडी में वीकनेस आ जाती है, जैसे उसका फुट ड्रॉप हो जाता है या उसके पांव से चप्पल सरकने लगती है या वर्स कम वर्स उसकी यूरिन या मोशन का कंट्रोल चला जाता है। ऐसे कंडीशंस में टाइम इज ऑफ ग्रेट एसेंस। टाइम इज मनी, टाइम इज हेल्थ। वहां पर पेशेंट मेरी ओपीडी में आता है, मैं उसको ऐसे ट्रीट करता हूं कि जैसे कि किसी को हेड इंजरी लगी हो। मैं तुरंत उसका ब्लड टेस्ट कराता हूं, उसकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन कराता हूं, एनेस्थेटिस्ट को अरेंज करता हूं। हम लोग 2-2.5 घंटे के अंदर ही उसको जल्दी ऑपरेट करते हैं, क्योंकि जो मलबा डिस्क का नर्व पे गिरा है वो इस तरह होता है जैसे कि आप बैठी और आपके ऊपर इस बिल्डिंग का मलबा गिर जाए, ये बिल्डिंग गिर जाए, उसका मलबा आपके ऊपर गिर जाए, आप मलबे के नीचे दबी हैं, तो बेस्ट तरीका है कि मलबे को हटाओ और आपकी जान बचाओ। तो उसी तरह वो डिस्क का जो मलबा नर्व के ऊपर गिरा हुआ है, जो उसका पूरा का पूरा वेट आया है, उसको जितना जल्दी हम हटा देंगे उतनी जल्दी वो नर्व जिंदा हो जाएगा। अगर हम उसके ऊपर वेट करेंगे या पेशेंट डिसीजन मेकिंग में थोड़ा भी अगर लापरवाही करता है तो उसको अपनी नर्व की जान से हाथ धोना पड़ता है। और किस स्टेज पे, यानी इन द सेंस आप बोल रहे हो स्पाइनल में, यानी जो रीढ़ की हड्डी में पेन हो रहा है, तो
ये कितने दिन तक वो रुकना चाहिए और कभी तुरंत आना चाहिए? हाँ तो मैं क्या कौन से स्टेज में आना चाहिए? नहीं यूजली और पेशेंट क्या इसका टेस्टिंग यानी टेस्ट कुछ करना चाहिए? सो यूजली बैक पेन के पेशेंट्स मैंने जैसे बताया 70-75% पेशेंट जहां पर सर्जन को ऐसा लगता है कि वो नर्व पेन नहीं है, वो इंस्टेबिलिटी का पेन है, मसल पेन है, तो हम लोग उनको एमआरआई की डिमांड भी नहीं करते और हम लोग उनको मेडिकल मैनेजमेंट और एक्सरसाइज से ठीक कर देते हैं। लेकिन जो एक सेट ऑफ 30-25% पेशेंट है जहां पर इन सब मेजर्स से पेशेंट ठीक नहीं होता है, जिसको हम एमआरआई डिमांड करते हैं और उनको डॉक्टर एक कहता है कि नहीं यू हैव अ डिस्क बल्ज, यू हैव अ डिस्क प्रोट्रूजन जो नस को दबा रहा है, वहां पर मैं लोगों से कहूंगा कि आप प्लीज अपने नर्व को डैमेज होने का इंतजार न करें, पेन को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि पेन एक सिग्नल है कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रहा है। पेन किलर खा के पेन कम करने के बजाय जिस कारण से पेन हो रहा है उसको ट्रीट करें। और रेड फ्लैग साइन यानी कि सबसे बड़ी खतरे की घंटी स्पाइन में ये है कि अचानक ही आपका पांव सुन हो जाए, आपकी पांव की ताकत आपको कम लगे, सुबह आप उठें आपके पांव से चप्पल से रखने लगे, या सडनली आपको लगे कि आप यूरिन पास करने गए और यूरिन नहीं निकल रही है, या आपकी यूरिन का कंट्रोल चला गया, आप कपड़ों में पेशाब कर दे रहे हैं। ये सारे रेड फ्लैग साइंस हैं, प्लीज इसको इग्नोर ना करें, अर्जेंटली डॉक्टर के पास पहुंचो। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग ये सब होने के बाद भी बहुत सारी अलग पैथी की ट्रीटमेंट्स, चीरोप्रैक्सी और ये वो चीजें करते हैं जिसकी वजह से उनकी कंडीशन वर्स हो जाती है और हमारे पास पहुंचते तक वो नस की जान निकल गई होती है। सर्जरी फिर भी हम करते हैं लेकिन फिर रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते। और इसको रोकने के लिए कोई तरीका है? बेस्ट इज टू, मैंने जैसे बताया, नेवर एवर सिट beyond 30-35 minutes. After 35 minutes, you have to get up and you have to take at least 20 or 25 steps and walk and then come back and sit. Okay. If your job demands a prolonged sitting. Second is every day do stretching exercises, do some exercises, walking, keep yourself fit, keep your back healthy, control your weight, drink a lot of water. जरा भी आपको बैक पेन का इश्यू हो जाए या कुछ भी हो जाए, कंसल्ट अ डॉक्टर so that you can be very sure that your back pain is not the dangerous one. It is a simple back pain. Okay. Enough. This much is enough for you. I don't think so. Back pain या disc prolapse को लेकर के आज के दिनों में किसी को बहुत परेशान होने की जरूरत है। ये सब बहुत आसान डायग्नोसिस है, आसान सर्जरी है एंड इन हैंड्स ऑफ न्यूरोसर्जन तो बिल्कुल ही सेफ है, बिल्कुल सेफ, कोई इश्यू नहीं। थैंक यू डॉक्टर, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।